स्क्रीन विजिबल है सबको? स्क्रीन विजिबल है न्यू? ओके। लास्ट टाइम हमने शेयर्स किया था, आज हम करने वाले राइट शेयर्स। ठीक है, ये टाइप ऑफ शेयर्स होता है। राइट शेयर वो शेयर्स होते हैं जो एक कंपनी सिर्फ अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इशू करती है। ठीक है, जैसे कि आप पहले से मेरी कंपनी के शेयर होल्डर हो, तो अगर मुझे राइट शेयर्स इशू करने हैं तो मैं सबसे पहले आपको ऑफर करूंगी कि आप एज अ शेयर होल्डर आप मुझसे मेरे राइट शेयर्स को खरीदिए। ठीक है, the existing shareholders have their right to subscribe these shares unless some special right reserve them for some other person। ठीक है, जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं सिर्फ उनको ये हक मिलता है कि वो राइट शेयर्स को सब्सक्राइब करें। राइट शेयर्स कैन ओनली बी इशूड आफ्टर 2 years ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। एक कंपनी के स्टार्ट होने के 2 साल के बाद में ही राइट शेयर्स को इशू किया जा सकता है, उससे पहले राइट शेयर इशू नहीं होते। और ये चीज जो है ये सेक्शन 81 में डिफाइंड है कंपनीज एक्ट। ठीक है, the right share are usually issued in the ratio of equity held by existing shareholders। अब जो राइट शेयर्स है वो किस रेशियो में दिए जाते हैं, जितना भी पहले से शेयर होल्डर्स के पास इक्विटी शेयर पड़ा होगा उस हिसाब से उन्हें राइट शेयर्स दिए जाते हैं। ठीक है, the right shares are normally issued with 15 days notice and cannot be opened more than 60 days as per the SEBI guidelines। अब जो राइट शेयर्स हैं उनके बारे में स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने जो गाइडलाइन इशू की है उस हिसाब से 15 डेज का नोटिस देना पड़ता है राइट शेयर्स के लिए कि हम राइट शेयर्स इशू करने वाले हैं। 15 दिन पहले ये नोटिस चला जाएगा और राइट शेयर्स सिर्फ 60 डेज तक ओपन रह सकते हैं। 60 डेज के बाद इनका सब्सक्रिप्शन बंद हो जाता है। अगर बेनिफिट्स की बात करें राइट शेयर्स की, तो ग्रेटर कंट्रोल ऑन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनके ऊपर अच्छा कंट्रोल रहता है। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ शेयर्स एंड हेंस नो लॉस ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, हमारे जो शेयर्स की वैल्यू भी बढ़ जाती है और हमारे शेयर होल्डर्स भी कहीं नहीं जाते। ठीक है, इंक्रीज कंपनीज गुडविल एंड ब्रांड परसेप्शन, अगर आप राइट शेयर्स इशू करते हो तो इससे पता चलता है कि आपके शेयर होल्डर्स बहुत सेटिस्फाइड हैं और आपकी कंपनी की गुडविल भी अच्छी हो जाती है। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल? किसी को पता है गुडविल क्या होती है? किसी को कुछ आइडिया है? न्योमन, हिकम, आप दोनों में से किसी को आइडिया है व्हाट इज गुडविल? हेल्पफुल नहीं बच्चे, हेल्पफुल फीलिंग, जो एटीट्यूड ऐसा होता है ना इंसान के अंदर, उसको बोलते हैं। मैं नहीं बच्चे, गुडविल इज एक, अगर आप कंपनी की गुडविल की बात करते हो इट्स अबाउट कि लोगों के माइंड में आपकी कंपनी की इमेज कैसी है। ठीक है, उसे गुडविल बोला जाता है। जैसे बाटा है, बाटा की गुडविल बहुत अच्छी है। ठीक है, अगर बाटा को कोई सेल करना चाहेगा तो वो इजीली सेल हो जाएगी क्योंकि उसकी गुडविल बहुत हाई है, उस एक ब्रांड को सब लोग जानते हैं। तो गुडविल इज द ब्रांड इमेज ऑफ योर कंपनी। ठीक है, there is no cost involved with the assurance of shares। हमारे जो अगर शेयर्स हैं राइट शेयर्स, अगर आप इनको इशू करना चाहते हो तो उस पर कोई कॉस्ट नहीं आता है। ठीक है, the company has easy access to any capital required and any point of time। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप राइट इश्यूज को इशू कर सकते हो राइट शेयर्स को। जस्ट आपका 2 years के बाद होना चाहिए कि 2 साल हो चुके होने चाहिए आपकी कंपनी को स्टार्ट हुए। आफ्टर 2 years आप कभी भी अपने राइट शेयर्स को इशू कर सकते हो। द डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक इन्वॉल्व विद राइट शेयर इज मोर साइंटिफिक। अगर आप राइट शेयर्स की बात करते हो तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा साइंटिफिक होता है एज कंपेयर टू द इक्विटी शेयर्स। नेक्स्ट, नाउ वी हैव ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स क्या होता है? कोई आइडिया है व्हाट इज ट्रांसफर ऑफ शेयर्स? ट्रांसफर ऑफ शेयर्स आइडिया है या नहीं है? नो मैम। ओके, पूजा आपको आइडिया है व्हाट इज ट्रांसफर ऑफ शेयर्स?
पूजा, am I audible to you? Yes, Okay, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स का कुछ आइडिया है? बेसिकली जब शेयर्स मैं को आप ट्रांसफर करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, जब आपके पास शेयर्स पड़े हैं, आप उन्हें आगे किसी को देना चाहते हो, आप आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते हो शेयर्स के साथ, तो उस टाइम पे उसे बोला जाता है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। ट्रांसफर ऑफ शेयर मीन्स द voluntary handing over of rights and possibilities, the duties of members from shareholders who wish not to be a member of company। आप ट्रांसफर ऑफ शेयर तब बोलते हो जब आप अपनी मर्जी से वॉलेंट्रली आप अपने राइट्स को किसी और को दे रहे हो, अपनी खुद की मर्जी से आप चाहते हो कि अब आप आगे कंपनी के मेंबर नहीं रहो, तो वो होता है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। ठीक है, शेयर इन कंपनी आर ट्रांसफर्ड लाइक any other movable property in the absence of any expressed restriction। आप जब जो शेयर्स है उनको ट्रांसफर करते हो, तो बाकी किसी भी प्रॉपर्टी की तरह इनका भी ट्रांसफर सिमिलर ही होता है। जैसे आपको अपनी गुडविल किसी और के नाम करनी है, या फिर आपको अपना हाउस किसी और के नाम करना है, जैसे ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, सेम शेयर्स भी ट्रांसफर होती है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं। पर्सन इन्वॉल्व इन द ट्रांसफर, ट्रांसफर के टाइम पे कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं। पहला है सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, जो भी मेमोरेंडम का सब्सक्राइबर है, यानी जिस भी पर्सन ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे सिग्नेचर किया है, वो पर्सन इंक्लूड होगा। सेकेंडली लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, अगर एक पर्सन जो है जिसके शेयर्स थे, फॉर एग्जांपल मेरे शेयर्स थे, मेरी डेथ हो जाती है, तो जो मेरा लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा मेरी जगह पे वहां जब जाएगा, तो वो पर्सन वहां पे होना चाहिए। या तो मैं होनी चाहिए हूँ क्योंकि मेरे नाम पर थे शेयर्स, अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो मेरी जगह पे कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज ट्रांसफरर। ट्रांसफरर वो पर्सन जो ट्रांसफर करने वाला है, ठीक है, जिसने अपने शेयर दूसरे को देने हैं। फोर्थ इज ट्रांसफरी। ट्रांसफरी इज द पर्सन जिसे दिए जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने शेयर नियम को ट्रांसफर करना चाहती हूँ, तो नियम ट्रांसफरी होगी, मैं ट्रांसफरर होंगी। ठीक है, नेक्स्ट इज कंपनी। कंपनी भी इन्वॉल्व होगी जब आप ट्रांसफर ऑफ शेयर करोगे, तो कंपनी इन सब में इन्वॉल्व होती है। 2 minutes। नाउ वी हैव प्रोसीजर फॉर द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। कंपनीज एक्ट के अंदर एक प्रॉपर प्रोसीजर दिया हुआ है, स्टेप्स गिवन है कि हमें ट्रांसफर किस तरीके से करना है। फर्स्टली द ट्रांसफर डीड नीड टू बी ऑब्टेन्ड इन अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। एक प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर आपकी ट्रांसफर डीड होनी चाहिए, और आपका प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म कौन सा यूज होगा? फॉर्म SH4। ठीक है, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर मे नॉट बी इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म इन द फॉलोइंग केसेस। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनमें आपका SH4 फॉर्म यूज नहीं होता। वो कौन कौन सी सिचुएशन होगी? वेयर आर डायरेक्टर ट्रांसफर शेयर ऑन बिहाफ ऑफ अनदर बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है, जब एक डायरेक्टर ट्रांसफर कर रहा है शेयर्स को, तो वहां पे SH4 फॉर्म यूज नहीं होता। Where a director transfers share on the behalf of corporate owned or controlled by center or state government। जब डायरेक्टर वो शेयर्स को ट्रांसफर कर रहा हो जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, उस टाइम पे भी फॉर्म SH4 यूज नहीं होता। नेक्स्ट है शेयर्स ट्रांसफर बाय द वे ऑफ डिपॉजिट एज अ सिक्योरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ एनी लोन if they are made with any of the statement। अगर आपका जो लोन है, आप लोन के अगेंस्ट में अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर रहे हो, उस टाइम पे भी आप SH फॉर्म यूज नहीं करोगे। अब कौन कौन से केसेस हैं? सारे लोन्स के साथ नहीं होता, कुछ स्पेसिफिक अथॉरिटीज हैं। अगर आपका जो लोन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ले रखा है, या फिर किसी शेड्यूल बैंक से लिया हुआ है, या फिर किसी और बैंकिंग कंपनी से आपने लोन लिया है, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट से लोन है, स्टेट गवर्नमेंट से लोन है, दोनों में से कोई भी ऐसी कोई बॉडी है जो स्टेट और गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, आपने उससे लोन लिया है, किसी ट्रस्टी से लोन लिया है, तो ऐसे केसेस के अंदर आप फॉर्म SH4 फिल नहीं करते। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है?
यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ठीक है. Third Ma'am. point is get the article of association in case of share, trust deed in the case of debenture, and trust deed registered either by transferor and the transferee on their behalf in according to the provision of company. जब आपको ट्रांसफर करना है तो उस टाइम पे आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को उस चीज को उस टाइम पे स्टडी करोगे कि क्या प्रोसीजर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है शेयर ट्रांसफर के लिए, आपको क्या क्या फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेंगी, आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से ही अपना ट्रांसफर कर सकते हैं. Fourth point, according to Indian Stamp Act and Stamp Duty Notification in force in the state concerned, the transfer deed should need to have stamp. अब जो स्टैम्प इंडिया एक्ट है उसके अंदर लिखा है कि जब भी आप शेयर्स को ट्रांसफर करने जा रहे हो तो आपकी ट्रांसफर डीड के ऊपर स्टैम्प जरूर होनी चाहिए. स्टैम्प किसकी होगी? स्टैम्प किसकी होनी चाहिए? ओके, किसी ने कभी कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स देखे? कभी आपने प्रॉपर्टी के कुछ पेपर्स देखे हो या फिर आपने कोई डॉक्यूमेंटेशन देखा हो जो कोर्ट के थ्रू हुआ हो? किसी ने वो डॉक्यूमेंट्स देखे? ग्रीन कलर का पेज होता है, नहीं देखे? किसी ने भी नहीं देखे? ओके, जो आपके कोर्ट के ऐसे कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना उनके ऊपर स्टैम्प्स लगी होती हैं. ठीक है, कभी 50 पैसा की होती है, कभी कितने रुपीस की होती है. ठीक है, तो वो एक ग्रीन कलर का पेपर होता है, उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्टैम्प्स लगे होते हैं. उसको ही आप उसके ऊपर ही आप अपनी ट्रांसफर डीड बनाते हो. ठीक है, यहाँ पर यही चीज लिखी है, द प्रेजेंट स्टैम्प ड्यूटी रेट फॉर द ट्रांसफर ऑफ शेयर इज 50 पैसा. यहाँ पे लिखा है कि अगर आपको ट्रांसफर करना है तो आपको कौन सा स्टैम्प लगेगा? 25 पैसा स्टैम्प आपको लेना पड़ेगा फॉर एवरी 100 रुपीज ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर. हर 100 शेयर्स के लिए आपको 50 पैसा स्टैम्प लेनी पड़ेगी. दैट मीन्स द शेयर्ड वैल्यू 1050, the stamp duty will be 2.75. ठीक है, अगर आपके जो शेयर्स है, यहाँ पे एग्जांपल देके समझाया कि अगर आपके शेयर 1050 रुपीस होंगे तो आपका जो उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी रहेगा दैट विल बी 2.75. अब फिफ्थ स्टेप है, चेक दैट द स्टैम्प अफिक्स्ड ऑन द ट्रांसफर डीड इज कैंसल्ड एट द टाइम ऑफ और बिफोर द सिग्नेचर ऑफ ट्रांसफर डीड. उन्होंने कहा कि जब आप ट्रांसफर डीड के ऊपर सिग्नेचर कर देते हो तो आपको अपनी स्टैम्प को अफिक्स करना होता है. ठीक है. सिक्स्थ स्टेप क्या है? अ पर्सन हु गिव हिज सिग्नेचर, नेम एंड एड्रेस एज अप्रूवल फॉर द ट्रांसफर मस्ट सी द ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी साइन द शेयर और डिबेंचर ट्रांसफर डीड इन द पर्सन. उन्होंने कहा कि जो भी पर्सन सिग्नेचर कर रहा है ट्रांसफर डीड के ऊपर वो ये चीज जरूर अश्योर करे कि ट्रांसफरर और ट्रांसफरी दोनों के सिग्नेचर, दोनों जो है वो सिग्नेचर उस एक पर्सन के सामने करे. फॉर एग्जांपल, न्योम ने पूजा को शेयर्स ट्रांसफर करने हैं और मैं आप दोनों की ट्रांसफर डीड के ऊपर सिग्नेचर कर रही हूँ, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू अश्योर दैट कि मेरी आंखों के सामने आप दोनों ट्रांसफर डीड को सिग्नेचर करो. ठीक है, उसके बाद ही मेरे को वहां पे साइन करना है. क्लियर है यहाँ तक? किसी भी स्टेप में कोई डाउट हो? 6 पॉइंट तक सबको क्लियर है? Yes, ma'am. Fine. Seventh point is the relevant share certificate or allotment letter with the transfer deed must be attached and sent to the company. इन्होंने कहा कि जब आप ट्रांसफर कर रहे हो शेयर्स का तो जो आपके पास अलॉटमेंट लेटर था आप उस अलॉटमेंट लेटर को ट्रांसफर डीड के साथ अटैच करके भेजोगे कंपनी को कि ये पर्टिकुलर शेयर्स थे जिनको मैं आगे ट्रांसफर करने वाली. Eighth point is, in the case application made by transferor is for partly paid shares, the company has to duly notify the amount due on the shares. उन्होंने कहा कि अगर आपका जो पूरा अमाउंट है शेयर्स के ऊपर
वो पेड नहीं है, और आप ऐसे शेयर्स को ट्रांसफर करने जा रहे हो जो कि फुली पेड शेयर्स नहीं है, 10 रुपए के शेयर्स थे और अब तक कंपनी ने सिर्फ 6 रुपए मंगाए हैं, 4 रुपए अभी भी बाकी हैं, तो ऐसे शेयर्स को ट्रांसफर करने से पहले आपको कंपनी के साथ डिस्कस करना पड़ता है। आपको कंपनी से उस टाइम पे एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो जिसमें ये लिखा होगा कि ये पार्टी पेड शेयर्स को ट्रांसफर करने से कंपनी को कोई इश्यू नहीं है। ठीक है। 9th point is affects the same value stamp on return application। ठीक है, आपको सेम, आप जब रिटर्न एप्लीकेशन भी सेंड करोगे तो जिस ट्रांसफर डीड के ऊपर जो स्टैंप लगी थी ना, वही सेम स्टेप आपकी जो रिटर्न एप्लीकेशन है उसके ऊपर भी लगी होनी चाहिए। ओके, नाउ पेनल्टी की बात हो रही है। फॉर अ कंपनी मिनिमम 25,000 एंड मैक्सिमम 5 लाख फॉर एन ऑफिसर इन डिफॉल्ट, और मिनिमम 10,000 एंड मैक्सिमम 1 लाख। इन्होंने कहा कि अगर पेनल्टी की बात हो, ट्रांसफर के टाइम पे कुछ भी गलती हुई है, अगर गलती कंपनी की है तो कंपनी कितना कितना कंपनी को फाइन पे करना पड़ सकता है, 25,000 कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा 5 लाख तक का जो पेमेंट है वो कंपनी को फाइन भरना पड़ सकता है। बट अगर कोई ऑफिसर है जिसकी गलती है, तो उस ऑफिसर के लिए जो पेनल्टी अमाउंट है वो मिनिमम 10,000 है और मैक्सिमम 1 लाख तक रुपए का पे करना पड़ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट इज डीमटेरियलाइजेशन। डीमटेरियलाइजेशन एक टॉपिक है। डीमटेरियलाइजेशन इज अ प्रोसेस कन्वर्टिंग फिजिकल शेयर्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ठीक है, जब आप अपने पेपर वाले शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कराते हो उसे डीमटेरियलाइजेशन बोला जाता है। ठीक है, शेयर वंस कन्वर्टेड इनटू डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म आर हेल्ड बाय डीमैट फॉर्म। ठीक है, इनको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में डीमैट फॉर्म बोलते हैं। ये क्लियर हुआ डीमटेरियलाइजेशन क्या होता है? डीमटेरियलाइजेशन क्लियर हुआ? अगर ये बेसिक क्लियर है तभी आगे का समझ आएगा। ओके, अब यहाँ पे बेनिफिट्स की बात हो रही है कि डीमटेरियलाइजेशन के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। एलिमिनेट करता है रिस्क को ऑफ फिजिकल सर्टिफिकेट, क्योंकि जो आपके फिजिकल सर्टिफिकेट आपके घर में पड़े हैं वो चोरी भी हो सकते हैं, वो खराब भी हो सकते हैं, जल भी सकते हैं, उन पे कुछ लग भी सकता है। बट अगर आपके जो शेयर्स हैं वो डीमटेरियलाइज फॉर्म में पड़े हैं, आपकी एक आईडी के अंदर शेयर्स पड़े हैं, तो उन्हें कोई खराब नहीं कर सकता, एक्सेप्ट जब तक कि उस एक पर्सन को आपका आईडी पासवर्ड नहीं पता हो। ठीक है, तो ये ज्यादा सेफर साइड होता है अगर आप अपने फॉर्म्स को डीमटेरियलाइज करवा लेते हो। okay. अब बारी आती है डिबेंचर्स की। हमने शेयर्स पढ़े, अब एक चीज होती है शेयर्स और एक होता है डिबेंचर। जब आप शेयर्स इशू करते हो तो आप कंपनी की ऑनरशिप में हिस्सा दे रहे हो लोगों को। ठीक है, अगर मैं कंपनी के शेयर्स खरीदूंगी तो मैं कंपनी की मेंबर बन जाऊंगी। बट डिबेंचर्स अगर कोई कंपनी इशू कर रही है तो उसका ये फर्क होता है, डिबेंचर्स के टाइम पे भी सेम पेमेंट ही करना पड़ेगा डिबेंचर होल्डर को, बट प्रॉब्लम ये है कि डिबेंचर को हम लोग लोन ट्रीट करते हैं। ठीक है, डिबेंचर्स लोन की तरह होते हैं, जिसने भी आपके डिबेंचर्स खरीदे हैं वो पर्सन आपका आप उसके कर्जदार हो। ठीक है, आपको उसके पैसे वापस भी करने पड़ेंगे। डिबेंचर्स और शेयर्स में यही फर्क होता है कि शेयर होल्डर्स को मेंबरशिप मिलती है और डिबेंचर होल्डर्स को मेंबरशिप नहीं मिलती है। हम इनको अपना क्या बोलते हैं, अपनी लायबिलिटी मानते हैं। ठीक है, अ कंपनी कैन बोरो बाय स्प्लिटिंग द लोन अमाउंट into several units for ease of borrowing large amount. A company may do so by issuing debentures. एक साथ बहुत ज्यादा आपको देखो, लोन जो है वो बैंक से भी मिल सकता है, बट बैंक से लोन ना लेकर जब कंपनी छोटे छोटे पार्ट्स में आपसे लोन लेती है तो उस केस में होता है कि वहां पर हम लोग डिबेंचर्स इशू करते हैं। ठीक है, डिबेंचर इज अ सर्टिफिकेट ऑफ लोन इशूड बाय अ कंपनी। ठीक है, टाइप ऑफ सिक्योरिटी होता है। जब आप डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू करते हो मतलब कंपनी जो है वो किसी से लोन ले रही है, छोटा छोटा अमाउंट का लोन ले रही है। मुझे जो है वो 10 रुपए का लोन चाहिए था, फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। अगर मैं बैंक के पास जाती तो मुझे उस 10 रुपए के ऊपर इंटरेस्ट बहुत ज्यादा पड़ रहा था। मैंने क्या किया, मैंने 2 रुपए नियम से ले लिए,
₹5 मैंने पूजा से ले लिए और बाकी का बचा हुआ अमाउंट मैंने हिकम से ले लिया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, जब मैंने डिस्ट्रीब्यूट करके लोन लिया तो मेरा जो इंटरेस्ट पेमेंट था वो रिड्यूस हो गया और मेरे पास मेरा प्रॉफिट उस टाइम पे बच जाएगा। तो यही कंपनीज करती है, कंपनीज बैंक से इकट्ठा लोन लेने की बजाय डिबेंचर्स इशू कर देती है, जिससे उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम हो जाता है। क्लियर हुआ? Is it clear to all? Yes, ma'am.